10 बच्चों की मौत हुई है, सबसे बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन गुनहगार कौन है, कौन जिम्मेदार है? झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना में मृतक बच्चों के लिए परिजनों के लिए सरकार ने मदद का ऐलान किया है। यूपी सरकार मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देगी। गंभीर रूप से घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी। हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और इसमें 10 मासूमों की मौत हो गई। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं। जो मेडिकल कॉलेज में आग लगी उसके बाद 10 मासूम झुलस गए। इस पूरे हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, विभत्स तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें हैं। जो चाइल्ड वार्ड होता है, शिशु वार्ड होता है, वहां पर आग लगी है और सब कुछ इक्विपमेंट्स जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए। इससे समझा जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भीषण लगी होगी। एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने झांसी हादसे पर दुख जताया है। झांसी हादसा मन को व्यथित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा, परिवारों ने अपने मासूमों को खो दिया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये पोस्ट किया है। देखिए, सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे को लेकर के, जिसमें उन्होंने इस पूरे हादसे को विभत्स बताया है। झांसी हादसा मन को व्यथित करने वाला है, परिवारों ने अपने मासूमों को खो दिया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। और झांसी हादसे पर अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। 10 मासूमों की जो मौत हुई है वो बेहद दुखद है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। झांसी हादसा प्रशासन की लापरवाही है। उम्मीद है कि यूपी सरकार सच्ची जांच करवाएगी। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। झांसी हादसे पर मायावती ने भी दुख जताया है। मायावती ने कहा है कि लापरवाही के लिए दोषियों को सजा जरूरी है, ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव है। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। तो देखिए, ये मायावती की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है कि लापरवाही के लिए दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक ने झांसी मेडिकल कॉलेज का जायजा भी लिया है, मुआयना किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया कि 7 शवों की पहचान हुई है, 3 की शिनाख्त की जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और ये आग संभवतः आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। तो ब्रजेश पाठक को आपने सुना कि 7 शवों की पहचान तो हो गई, लेकिन 3 की अभी शिनाख्त बाकी है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं सीधे झांसी से। पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों इतनी भीषण आग लगी? क्योंकि इतना सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त होते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, यानी कि अब जांच 3 अलग अलग लेवल पे किया जाएगा। सबसे पहले शासन की तरफ से जांच की जाएगी, दूसरा प्रशासन की तरफ से जांच की जाएगी, जिसमें कमिश्नर और SSP और DIG शामिल होंगे, और तीसरा इस पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए। 12 घंटे के अंदर CM को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस वक्त हादसे के 12 घंटे के बाद यहाँ पर बेहद गम का माहौल है।
है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे ही आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। ये एक पिता हैं जिनके 2 मासूम बच्चे इस हादसे का शिकार हो गए हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। कब से एडमिट थे, आग कैसे लगी, क्या देखा? 9 तारीख से एडमिट थे वो। आगे दिन में लग गई। दिन पहले तो लगी 5 बजे, थोड़ा लगा ज़्यादा तो वो कवर हो गया। फिर जी शायद 10 बजे के टाइम लगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ आग लगी। और जो बाहर जो उनमें बच्चे शिफ्ट थे तो पहले में लगी तो इतनी तेज़ कि वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा था। फिर हम लोगों ने क्या करा कि खिड़की तोड़ी और काफ़ी बच्चे वहाँ खिड़की से निकाले। और जिस वार्ड में हमारे बच्चे शिफ्ट थे वहाँ पर हम जा ही नहीं पाए कि हम कहाँ कैसे निकालें उनको। इतना धुआं और इतना आग हो गया था वहाँ पे। दोनों बच्चों की डेथ हो गई। फिर बेहद गम का माहौल है। आपको एक और दादी से मिलवाते हैं। दादी के आंसू जार जार बह रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनके बच्चे का, इनका पोते का पता नहीं लग रहा है। कब से एडमिट था, क्या बता रहा है प्रशासन आपको? परसों के दिन भर्ती हुई थी तो बच्चा हो गया था, तो के ऑक्सीजन में रख दिया है। हमको देखने नहीं दिया, ऑक्सीजन में रख दिया। कल 10 बजे रात में आग लगी तो 10 बजे से हम ढूंढते फिरते, बता नहीं रहे हैं कि कहाँ तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है। हम बोला हमने मीडियम से कि मैं बच्चा देख लें तो कह रहे थोड़ी देर रुक जाओ। तो बताओ कहाँ तक हम उधर दरा बता। ये एक बूढ़ी दादी के आंसू हैं। वाकई में शायद ईश्वर भी रो रहा होगा। 10 बच्चों की एक साथ दुखद मृत्यु हुई है। 17 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जो इस हादसे में बचा लिया गया है जिनको, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अस्पताल में बाहर इमरजेंसी के, वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि काश जो जख्मी हैं उनमें उनके बच्चों का नाम हो, मृतकों की लिस्ट में उनका नाम ना हो। फिलहाल प्रशासन जरूर जांच की बात कर रहा है। आपके पास वापस आएंगे। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, आपसे पहले भी बात हुई थी और पुनीत भी लगातार बता रहे हैं कि जो परिजन अस्पताल में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें साफ साफ बताया ही नहीं जा रहा है कि इस हादसे में उनके बच्चे की जान बची भी है या नहीं, या बच्चा घायल है, कहां है, कोई खोज खबर नहीं है। अस्पताल या प्रशासन क्यों नहीं बता रहा है परिजनों को? देखिए निधि, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे की पहचान ही नहीं हो सकी है। बच्चे इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि ना उसका चेहरा दिख रहा है, ना कोई बॉडी का हिस्सा। लिहाजा अब वो डीएनए से ही पता लग पाएगा कि वो बच्चा आखिरकार किसका है, इसलिए उसे कैसे किसी को सौंप दें। फिलहाल हम वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। ये देख रहे हैं आप, SNCU की तस्वीरें देख रहे हैं। नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र और LMU 2 ही वार्ड यहाँ पर थे और यहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और पूरा सीक्वेंस आप यहाँ पर देखिए, अफरा तफरी का माहौल होता है। फिलहाल इस जगह को सील किया गया है। यहाँ से जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो तुरंत भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो पूरी तरह से एक्सपायर्ड थे, यानी कि जब इनकी ज़रूरत थी कि ये चलते काम करते आग बुझाई जाती, वो सब नहीं हो सका। आनन फानन में इन खिड़कियों को तोड़ा गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ से कुछ पेरेंट्स अंदर गए और उसके बाद जैसे तैसे बच्चों को निकाला गया। 1-2 नहीं बल्कि कई जो खिड़कियाँ हैं उन्हें तोड़ा गया है। ये देखिए आप तस्वीरें। अब एक जो खास चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं निधि, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। ये देखिए, रिफिल्ड ऑन 25/7/2019 और नेक्स्ट ड्यू ऑन 24/7/2020। 2024 खत्म होने को है और 4 सालों से ये इक्विपमेंट्स इसी तरह से रखे हुए हैं, एक्सपायर्ड हो गए हैं। कैसे काम करते हैं? और यही सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब इनकी ज़रूरत थी। और एक जो बड़ी जानकारी हमें इस वक्त मिली है कि फरवरी में यहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, यानी कि ये सारी चीज़ों को चेक किया गया था कि ठीक से काम कर रही है नहीं। जून में मॉक ड्रिल की गई बाकायदा कि अगर आग लगती है तो किस तरह से जान बचाई जाएगी। जब असल में आग लगी तो 10 मासूमों की जान चली गई। कई मासूम अब भी क्रिटिकल हैं। मुश्किल लग रही है कि उन्हें किस तरह से बचाया जाए। कुल मिलाकर कई तरह की लापरवाहियां हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रात को पहुंचे हैं और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे के अंदर फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी जानकारी शुभम गुप्ता इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं कि ऑडिट तक कराया गया, सब कुछ ठीक भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इतना भीषण अग्निकांड हो जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर, इतना सेंसिटिव इलाका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपकी जानकारी के लिए, और साथ ही पुनिश आपका भी धन्यवाद। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग पर डीएम
और सीएमएस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं अब। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाले गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि शिशु वार्ड में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। रेस्क्यू के दौरान कई बच्चे बदल गए हैं और बच्चे की तलाश में भटकते रहे परिजन। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस दौरान कई बच्चों की अदला बदली भी हो गई है। कुछ नहीं पता है परिजनों को कि उनके बच्चे क्या इस पूरे हादसे में अब जिंदा भी हैं या नहीं। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई, सो बच्चा निकाले सो हमें सबको दे गए, हमने मोरी ले रही, हम मोरा नहीं मिले, मोरी पाया अब हमारा बच्चा ही सब नहीं रहा, अब क्या करें, अब मजबूरी है। बच्चा मिल गया? नहीं मिला सर, अब कोई उम्मीद ही नहीं बच्चा मिलने के लिए। अब तो परिजन बदहवास हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जिन परिजनों ने अपना बच्चा खोया है, उन्होंने अस्पताल पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था, फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था, कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। जिस वक्त यह हादसा हुआ बच्चों के परिजन भी वार्ड के पास मौजूद थे। पीड़ित परिजनों ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। सर, डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं किया है, डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे, हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा उसी वार्ड में भर्ती था, हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का, हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए, हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला, बाहर की खिड़की तोड़ी, हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया, कुछ अंदर से बच्चे निकाले। नर्सें सारी भाग चुकी थी। उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलसा है और वहाँ कोई नहीं था। तो एक लापरवाही ने 10 बच्चों की जिंदगियां ले ली। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? इधर है। तो क्या पता चला आप लोगों को? हाँ, हमारे हस्बैंड देखने गए थे तो बच्चा पूरा जल गया है, खत्म हो गया। ये घटना के वक्त आप लोग वहीं पर थे, मौके पर ही मौजूद? हाँ, वहीं पर थे। क्या हुआ आपको बताइए। एकाएक से धमाका सा उठा, आग लगी तो अंदर गए तो मतलब जाने नहीं दे रहे थे उधर, नहीं तो खुद जाए थे, नहीं जाने दे रहे थे, तो निकालने भी नहीं दे रहे थे। और फिर जहाँ 2 कमरे थे वहाँ तो आग नहीं लगी थी, उधर के तो बच्चा निकल आए, और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चा देर में निकल पाए। जब आग बुझी, जब निकल पाए, खिड़की तोड़ी, जब निकला। कोई अलार्म बजा वहाँ पर कि सायरन बजा हो? क्या कुछ नहीं बजा, नहीं बजा। जो स्टाफ था उसने बचाने की कोशिश की, क्योंकि जब बच्चे आईसीयू में होते हैं तो स्टाफ ही अंदर होता है, आप लोग तो अंदर होते नहीं हैं। स्टाफ ने किया जितने बच्चे बचाने की किया, और फिर पहचान हो पाई है आपके बच्चे की? हाँ, हमारे बच्चे देखने गए थे तो उन्होंने पहचान लिया।
तो जल गया है। कितने दिनों का था मासूम? कितने दिन का बच्चा था आपका? 7 महीने का पैदा हुआ था, 1 महीने से थे हम लोग इधर। बताए क्या? बच्चा हमारा भा था कबरई में, मतलब ऑक्सीजन में लेके मेहनत महोबे आए, महोबा से जो अभी के झांसी लाए न 5 दिन भर्ती रही रहा, मैं देखे का नहीं दिन है न, न हमें दूध पिया के बोला न जा निकाल हमारे बच्चन का बाढ़ रे न, डॉक्टर न कौन मरे लड़कन का बाढ़ न, हमारे बच्चा नहीं मिलते हैं, हम का करन कहाँ जान, हमारे बच्चा मिले चाहे जा मिले, रात से भीतर जाते तो माँ दबका दबका भगावते डॉक्टर है, चलो यहाँ से भाग जाओ। और झांसी के अस्पताल का शिशु वार्ड जहां हादसा हुआ था, वहां से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये NICU डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज का, जहां पर नवजात बच्चे जो बीमार होते हैं उनको रखा जाता है। और शुक्रवार की रात लगभग 10:30 बजे थे कि अचानक इस NICU के अंदर अचानक आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है, जो कमरा था वो हाईली ऑक्सीनेटेड था कि महज 5 मिनट के अंदर जो रूम था NICU उसके अंदर आग फैल जाती है। अंदर 2 रूम थे NICU में, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ रूम था उसमें जो ज्यादा बीमार बच्चे थे उनको रखा जाता था, जबकि जो बाहर की तरफ रूम था उसमें कम बीमार बच्चों को रखा जाता था। ये वो रूम है जहां पर आग लगी और इस आग में जलकर 10 बच्चों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरा जो NICU है, तमाम जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स उपकरण जो जीवन बचाने के उपकरण हैं वो लगे हुए थे, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इसी के अंदर 54 बच्चे मौजूद थे, उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से इनको निकाला गया। फायर की टीम यहाँ पर पहुंची, 2 फायर टेंडर और इसके अलावा जो सेना का जो फायर ब्रिगेड थी वो यहां पर पहुंची और उसके बाद उसने इस आग पर काबू पाया। 16 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर देर रात से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने फौरन प्रशासन को आदेश दिया कि कार्रवाई की जाए, बच्चों को जो घायल हुए हैं उनका तुरंत समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, मृतकों के परिजनों को तुरंत 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए परिजनों को देने का तुरंत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 12 घंटे के अंदर इस पूरे हादसे की रिपोर्ट उनको देनी होगी। डिप्टी CM को ब्रिजेश पाठक को यहां पर भेजा गया है, उन्होंने भी अपनी जांच शुरू की है। सबसे पहले प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है, दूसरा शासन की तरफ से जांच की जा रही है और तीसरा इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए। यानी 3 अलग-अलग जांच हो रही है और अब पता चले। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं यूपी के मऊ में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प की। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में देर रात 2 बाइक की टक्कर हो गई और टक्कर के बाद दोनों पक्षों में पहले नोकझोंक हुई, फिर चाकूबाजी तक हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। पूरा माहौल बिगड़ गया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और हालात पर नजर पुलिस की ओर से रखी जा रही है। और हिंसा के बीच मऊ की SDM अभिषेक गोस्वामी दोनों पक्षों से शांति और बातचीत करने की अपील करते नजर आए। भीड़ से किसी भी तरह बात करना संभव नहीं है। आप लोगों में से आपके नेतृत्व करता 4 से 5 व्यक्ति कोई भी आगे आ जाएं वार्ता करने के लिए। तो पुलिस पूरे माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है, आपने तस्वीरों में देखा। और मऊ में हुए हिंसक हालात को लेकर पुलिस का कहना क्या है, पुलिस अभी क्या कर रही है, आपको दिखाते हैं। विवाद में दोनों पक्षों को कुछ चोट आई और उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस जो है वो भर्ती कराया CSC घोसी में, और वहाँ भी कुछ लोगों ने CSC पे पथराव किया। उसके बाद वहाँ से उनको हटाया गया तो कुछ लोग उनमें से कुछ लोगों ने आके घोसी में रोड पे जाम लगा दिया। दोनों लोगों को घोसी CSC से रेफर कर दिया गया है मऊ के लिए और लोगों से वार्ता हुई है। लोगों ने जाम हटाने के लिए कहा कि हम लोग हटा रहे हैं। और अब आप
आपको हम 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्शन लेते हुए दिल्ली और गुजरात से करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी है। दिल्ली में जहां 82 किलोग्राम से ज्यादा की कोकीन बरामद की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं गुजरात में एनसीबी, नेवी और गुजरात एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए समंदर में 700 किलो मैथ ड्रग्स सीज कर 8 ईरानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 जगह कार्रवाई हुई, एक जगह जहां दिल्ली में कार्रवाई हुई है, तो वहीं गुजरात के पोरबंदर में भी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से 900 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली में आखिर क्या क्या हुआ है। दिल्ली में जो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई है, कहां से बरामद हुई है और कितना? 82 किलो से ज्यादा कोकेन बरामद किया गया। कोकेन की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स ने बरामद किया है कोकेन की एक खेप, और अहमदाबाद और सोनीपत से ये कोकेन लाई गई थी, ये ड्रग्स लाई गई थी। ड्रग्स को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी थी। ड्रग तस्कर लोकेश चोपड़ा, अवधेश यादव भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में गिरोह सक्रिय हो चुका है। दुबई में बैठा है ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड, ये तक इस पूरे मामले पर खुलासा हुआ है। और आइए आपको बताते हैं कि गुजरात के पोरबंदर में करोड़ों की ड्रग्स से कहां से पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई। गुजरात से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। दरअसल ड्रग्स के खिलाफ गुजरात में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एनसीबी, गुजरात एटीएस और नेवी का यह एक्शन है। समंदर में ऑपरेशन सागर मंथन चलाया गया और 700 किलो से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई। विदेशी बोट से लाई जा रही थी ड्रग्स और 8 ईरानी गिरफ्तार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रील बनाने वालों को लेकर रेल विभाग अब सख्त हो चुका है। सुरक्षा के लिए खतरा होने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं कि जो कोई भी रील बनाते हुए इस तरह से पकड़ा गया, उस पर एफआईआर होगी। अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से लोग ट्रेन से लटक कर रील बनाते हुए पाए गए हैं और उसके बाद अब एफआईआर भी उन पर दर्ज होगी। रील बनाने वालों को लेकर रेल विभाग सख्त हो गया है। और रेलवे ने क्यों ऐसा आदेश जारी किया है, आइए पूरा मामला आपको बताते हैं। इसकी डिटेल क्या है। रेल में रील बनाओगे तो जेल जाओगे। रेलवे ट्रैक, ट्रेन और स्टेशन पर रील बनाने की घटनाएं अचानक से बढ़ रही हैं और रील बनाने वालों से यात्रियों को असुविधा होती है। चलती ट्रेन, रेलवे ट्रैक पर स्टंट के कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं, आपने भी देखे होंगे। अपनी और रेल यात्रियों की जान जोखिम में ये लोग डालते हैं और ट्रेन की चपेट में आकर कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। और अब वक्त हो चला है, आइए चुनावों से जुड़ी स्पेशल कवरेज का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारा स्पेशल शो पोल खोल आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मालाबार हिल में है। ये मुंबई का बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ राजभवन भी है, सीएम हाउस भी है, बड़े सरकारी अधिकारियों के बंगले भी हैं, चौल भी है, बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ रहते हैं और अभिनेता भी रहते हैं। क्या है मालाबार हिल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण, देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। तो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। और आइए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे स्पेशल शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मालाबार हिल्स में हैं और ये मुंबई का बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ राजभवन, सीएम हाउस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के बंगले हैं। तो चौल भी मौजूद हैं, बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ रहते हैं और अभिनेता भी रहते हैं। क्या है मालाबार हिल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण, देखिए स्पेशल शो पोल खोल में। तंग गलियों में बसा एक ऐसा जहां जहां सपनों को पंख मिले तो मेहनत को आसमां। हम बात कर रहे हैं मुंबई के चॉल्स की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज पोल खोलने के लिए हम उन चॉल्स का रुख करेंगे जो मुंबई की पहचान है, जहां आज़ादी की लड़ाई का जिक्र है, जहां बड़े बड़े आपको एक्टर्स का जिक्र मिलेगा जिनका वास्ता माया नगरी मुंबई से है, तो जहां मेहनतकश लोगों की बातें होती है, जहां एक रिश्ता अपने आप बसता हुआ नजर आया है। आज उन चॉल्स का क्या हाल है, यही तो पता लगाना है। और जनता जब बोलती है तो पोल तो खोलती है। आइए मिलते हैं चॉल्स में बसी जनता से और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या सपने हैं। अच्छा, ये चौल में जैसे आप लोग ऐसे खड़े होते हैं, यहीं से ऑर्डर भी दे देते हैं सब्जी वब्जी कुछ? वो अभी तो फोन आ गया है तो उसके ऊपर भी बोल देते हैं, वो आके देके जाता है। नहीं तो पहले ऐसे चिल्लाते। नेता वेता लोग आते हैं इधर आप लोगों के? नेता लोग बहुत कम आते हैं। एक लोढ़ा साहब 2-3 बार आके गए अपने।
बीजेपी के। तो ठीक काम कर रहे हैं, वो तो 6 बार से यहाँ विधायक है ना। यहाँ विधायक है, वो काम कर रहे हैं, मतलब वो मदद भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। वोट किसको देते हैं ये तो बताते हैं ना। वोट देंगे ना, लेकिन देंगे लेकिन बताते नहीं हम लोग, हम बताते हिंट नहीं करते नहीं। एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हाँ, ये कैसे? आपने तो 7 फेरे लिए होंगे, सब बताएंगे। नहीं, फिर भी नहीं। शिवसेना राष्ट्रवादी युति की सरकार भी आने वाली है। तो लोकसभा में जो असर देखने को मिला, विधानसभा में? वो लोकसभा में ना फेक नैरेटिव चलेगा, ना वोट जिहाद चलेगा, इस बार जनता का राज चलेगा। तो लोकसभा में कैसे चल गया था? वो लोकसभा बीत गया, अभी आगे की सुधी ले, आगे क्या होने वाला वो देखिए। अच्छा, नेताजी आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, ये आम पब्लिक के पास परसेप्शन होता है। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री होने के नाते, चाहे इस साल की बात हो, आसपास के लोगों की बात हो, उनके लिए क्या करेंगे? मैं हर समय उनके साथ में रहता हूँ। मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को जब जरूरत है तो जनप्रतिनिधि उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए, और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जब हमारी जरूरत होगी जनप्रतिनिधि हमारे लिए आएगा। वो मैं करता हूँ। अच्छा, चलिए, आपकी बातों पे अभी मैं भरोसा कर रहा हूँ। ये डब्बा है, ये हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप इसमें कौन सी 4 चीज़ें अब जनता के लिए लेकर आने वाले हैं जो पहले उन्हें नहीं मिली, अब मिलेंगी? रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को इजी करेंगे। हर घर के अंदर अपन महानगर की गैस पहुँचे, फुटपाथ लोगों के लिए पैदल चलने लायक बने, पानी की सप्लाई बढ़े, और जो पार्किंग के ऊपर खड़े खड़े फोटोग्राफी होती है वो फोटोग्राफी बंद हो। तो ये अभी क्यों नहीं हो पाया, लोग तो ये भी पूछेंगे। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे कमिटमेंट के साथ में होगा, फास्ट होगा। हाँ जी। जब चौल की बात हो रही थी, एक चौल पर खड़े होने के बाद मुझे एक हिस्सा बड़ा खूबसूरत नज़र आया, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये आपको पूरी तरीके से गोवा की याद दिला सकता है। ये खुताची वाड़ी है, और ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है। जब आप इस हिस्से में आते हैं, गिरगांव में, या जिसे मालाबार हिल्स विधानसभा सीट कहा जाता है, तब आपको ऐसे कई सारे घर देखने को मिलेंगे जहाँ यहाँ पर चौल में छोटे छोटे कमरे में लोग जी रहे हैं। वहाँ यहाँ बंगलोज़ आपको नज़र आते हैं, और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने बंगलोज़ हैं। यहाँ चौल भी बनी हुई है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं कैथोलिक समाज से भी जुड़े हुए जो ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये खोज समाज जो नाविकों को रास्ता दिखाते थे, उनके द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको खुताड़ी वाड़ी कहा जाता है, खुताची वाड़ी। कोई भी ऐसा चेहरा दिखता है कि वो अगर सरकार में आए तो बेहतर हो सकता है? यू थिंक सो? मैं अभी जब ये कोशिश करते हैं ये सब रिस्टोर करने के लिए, सबसे बड़ा हेल्प मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिला। और जिस दिन उद्धव ठाकरे उनका कुर्सी से निकल गया, वही दिन ये जगह के एमएलए आया और एक बंगला तोड़ दिया। जैसा वही दिन वो एरीमिल कॉलोनी को उनका कार शेड उधर बनाया। तो मैं सिर्फ वो बोलना चाहिए। अब जिस चौल में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पहुंचने के बाद आपका रोम रोम देशभक्ति से भर जाएगा। दरअसल ये वो जगह है जिसने आज़ादी की लड़ाई की पटकथा लिखी, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने, जहाँ पर ये फैसला लिया कि लोगों से संवाद साधना है तो आपको धार्मिक आयोजन का भी जरिया बनाना होगा। और यहाँ पर उन्होंने गणेश जी की स्थापना की थी, गणेश पंडाल लगाया गया था, जिसमें सारे लोग यहाँ आते थे और उनसे संवाद स्थापित किया जाता था कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। अभी भी गणेश जी की स्थापना होती है? गणेश जी का कंटिन्यूअसली 132 वर्ष। जब लोकमान्य तिलक ने जब ये किया, आह्वान किया था, तभी पहला ये गणेश उत्सव ये चाल में ये चालू हो गया। यहाँ लोग एक साथ मिल के उन्होंने ये किया, और वो टाइम में माहौल ही अलग था। माहौल वो था कि सब बड़े नेता लोग आते थे, उनका सब लेक्चर्स होता था, उनका सब ये लोगों को कैसे ये करना है, अपने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम लोग का क्या है, ये सब वो लोग एक्सप्लेन करते थे, तो सब लोगों को मालूम हो जाता था, और एक साथ में सब लोग ये करके आज़ादी मिल गई। अब बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर जाओगे तो 100 स्क्वायर फीट का घर है, किसी का 80 स्क्वायर फीट का घर है। जैसा आपने पहले ही पूछा कि टॉयलेट कहाँ है, तो किसी के यहाँ टॉयलेट घर पे नहीं है। आज तो ज़माना बदल गया है,
लोग अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, आजू बाजू की दुनिया देखते हैं। इंटरनेट की वजह से उनको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे प्रोग्रेस कैसे हो गया है, ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, ज़रूरतें बढ़ी है, लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो रही है, तो उनको भी इच्छा होती है कि लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें। तो ये जो रीडेवलपमेंट का है वो तो चल ही रहा है, वो तो लाइफ में परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि परिवर्तन चेंज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। चेंज बदलता नहीं है, चेंज हमेशा कांस्टेंट है, हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। हेरिटेज तो है, तो क्या है, हेरिटेज हमारा गणेश फेस्टिवल है, चौल तो हेरिटेज है ही, वो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, परंपरा से वो तो चलता रहेगा। हर चीज़ मैं पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जिस जगह पर आए हैं इस जगह का उद्देश्य था एक स्वतंत्र भारत का सपना देखना, स्वराज का सपना देखना, जिसकी अलख यहाँ से जगी थी। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस जगह पर पहुँचने के बाद जो तमाम नेता भी हैं वो भी उस पाठ को एक बार फिर से याद करें। अगर उस पाठ को याद कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। देखिए, इस चौल में जब आप जाएंगे, नीचे ऊपर इस तरीके से रूम बने हुए हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट से रहते हैं अभी 1 साल से। उसके पहले भी चौल में भी रहे हैं, लेकिन अभी रीडेवलपमेंट का काम चालू है तो टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हैं। आप जहाँ रह रहे थे वहाँ रीडेवलपमेंट का काम? हाँ हाँ। तो अभी कितना यहाँ पे रेंट कितना होता होगा? 25-30,000 तो है मंथली। 25-30,000? गिरगांव में रेट्स यही है, 20,000 में तो एक ही रूम मिलेगा। तो चुनाव में आपको लग रहा है कि यहाँ से तो लगातार एक ही आदमी को बार बार आप लोगों ने जिताया, तो कुछ चेंज या वही पे कंटिन्यू है? ये डिपेंड ऑन, जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ हाउ इज़ अ डेवलपमेंट। जो आदमी कम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर पब्लिक दे रही है। जो दूसरा आदमी है वो कभी का है, वो क्या काम कर रहा है। काम हो रहा है क्या? काम तो हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट काय के लिए बोले। अभी मेरे पीछे जो चौल देखने को मिल रही है, इसे देखकर मैं भी थम गया था। वजह थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चौल मैंने किसी ना किसी मूवी में देखी है, या इस चौल का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। काफ़ी देखी लग रही है। आप यहीं के हैं? हाँ। ये चौल क्या फेमस चौल है क्या यहाँ के? हाँ, कल्याण बिल्डिंग करके फेमस चौल है। यहाँ नरसिम्हा पिक्चर का शूटिंग हुआ था, सनी देओल का। अच्छा, कौन सी मूवी? एक नरसिम्हा घातक, सनी देओल की। वो अमरीश पुरी पिता? हाँ, उसके पिताजी थे। डैनी था। हाँ। ये मजदूर का हाथ है कात्या, वो वाला। अच्छा, तभी क्योंकि ये बड़ी देखी हुई फेमस साल है ये हमारे गिरगांव की। अच्छा, बाकी और गिरगांव में क्या फेमस है आपके? मालाबार हिल्स विधानसभा सीट में आता है ना? हाँ। क्या क्या फेमस है? सब फेमस है, तो खाना पीना भी सब अच्छे मिलते हैं। पानी पूरी है, ये है, वो है। नेताजी भी तो बहुत फेमस है जो आप लोगों ने चुनाव साहब भी फेमस है हमारे, और शिवसेना के वो भी है, भेरूलाल जी जैन। एक बार बताइए, लोढ़ा जी का इन्होंने बताया, उनको तो आप लोगों ने भाई जिताया एक बार नहीं, कितने बार? 3 बार। और उसके बाद अभी फिर से हैं, इस बार जीत रहे हैं कि मामला फंस सकता है? थोड़ा बहुत फंस सकता है, ऐसा लगता है मामला। और क्या वजह रहेगी अगर मामला फंसता है तो? कुछ उम्मीदवारों का उसका वैसा देखना जाए तो मराठी आदमी के लिए कुछ काम नहीं है उसका। अच्छा। जो कुछ है वो सब उनके ही कास्ट के और परप्रांतियों के पीछे ही पड़े वो। अच्छा, बाहरी लोगों के। मराठी मानुष को यहाँ पे घर और लेने में दिक्कत होती है, और क्या समस्या है आप बताइए ना। हमारी समस्या यहाँ की तो एक से बढ़कर एक है, और पिछले 20 साल से ये समस्या कायम इधर की है समस्या, क्योंकि यहाँ से जो विधायक लास्ट 30 साल से चुन के आ रहे हैं, उन्होंने ये एरिया का जो विकास करना चाहिए था, उसके बावजूद सिर्फ मराठी लोगों को यहाँ से भगाने का ही काम चालू रखेल है। तो मालाबार हिल्स में आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यस, हाँ, यहीं के। अच्छा, हाँ। तो कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? अभी मेरे को 35 ईयर्स यहीं के वोटर हैं। मतलब कैसा चल रहा है? कितना खूबसूरत? बहुत अच्छा है, डेवलप हो रहा है। सब टावर्स बहुत आ रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे टावर्स है अच्छे, बट थोड़ा गंदगी बहुत है। यहाँ पे CRZ जोन में अभी डेवलपमेंट फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमारे हिसाब से वहाँ पे जल्दी होना चाहिए। मतलब हर इलाका मैं उस जोन में हूँ, तो मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, नहीं हो रहा है। लोढ़ा जी है यहाँ पे, उनका बहुत सारा मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, पर ये साइड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पे 6 बार से लोढ़ा जी आ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि जब महायुति है और महाविकास आघाड़ी है तो महाविकास आघाड़ी टक्कर दे रही है या भारी पड़ सकती है? शायद है। उद्धव ठाकरे, यूबीटी। टफ है पर हमको तो लगता है लोढ़ा जी आएंगे। क्यों लगता है? ही इज द बेस्ट। यस। किस टर्म में, मतलब जैसे मैं समझना चाहूँ, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, तो आपके हिसाब से आउटसाइडर है। अरे मैं बाहर से आया, मैं दिल्ली से आया हूँ। नहीं, आप लगते नहीं। ये तो फिर मेरे लुक की वजह से आपको लग रहा होगा। आई विल टेक इट एज अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन, एकदम मुंबई कर जैसे हमारे। यस मे बी बिकॉज ऑफ द अटायर दैट यू आर वेयरिंग, बट आई होप ये अच्छा लग रहा है। हाँ या ऑफ कोर्स हम लोगों को तो महाराष्ट्र में तो अच्छा ही लगेगा ना। ये क्या लगाने हैं? ये मीठा पान। अच्छा, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें चूना लगाया, कत्था लगाया, ये चटनी और स्टार है मुखवास। अच्छा, चूना आप भी लगाते हैं? हाँ जी, हमारा काम ही है चूना लगाने का। तो आप नेताजी हैं क्या? नहीं, हम पान वाले हैं, तो चूना किसे लगाएंगे? हमको तो अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने चूना लगाने के लिए। अच्छा, बाकी चूना आप ज़्यादा अच्छा लगा रहे हैं या इलाके के नेताजी? अभी तो देखो, नेताजी का काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम तो लोगों को प्यार से मोहब्बत से खिलाते हैं। आप प्यार से चूना लगाते हैं? प्यार से लगाते हैं। वो भी तो प्यार से ही लगा रहे हैं। लगा रहे हैं नहीं? वो पता नहीं है, उनकी मर्जी है। बोलने से बच गए। अच्छा, ये देखिए, ये आज का पेपर है। हाँ जी, देखिए, मुसलमाना आरक्षण नहीं, इसका हिंदी में क्या है? मुसलमान को आरक्षण नहीं। ये किसने कहा है? ये अमित शाह ने कहा। अच्छा, ठीक कहा क्या? अभी उनको पता, अपने को क्या पता? अरे ऐसे पढ़ के तो लगा होगा ना पहला। लेकिन उनको बुलाए तो कुछ तो होएगा उनके बारे में। देखिए, ये चूना लगा रहे हैं लेकिन बातें पूरी नहीं बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर के ही हैं? हाँ। यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं? यस। तो ये अभी मैंने एक चीज़ पढ़ी, मुसलमान को आरक्षण नहीं, अमित शाह जी ने कहा है। ये मुद्दा है क्या इस बार इलेक्शन में? मुसलमानों का मुद्दा तो बीजेपी का सिर्फ वोट का मुद्दा है। अच्छा। अगर उन्हें मतलब कोई दूसरे बात पे बात नहीं करना है तो हिंदू मुस्लिम पे बात शुरू कर देते हैं। जैसे वो दादा अचानक से बीच से निकल गए, ऐसे ही सारे लोग यहाँ मुद्दे के बीच से निकल जाते हैं क्या? मुद्दा उठा के बाद में निकल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुद्दा है वो दबा के लगाते हैं। कौन दबा रहा है? सब जो भी मुद्दा होगा, अगर किसी ने उठाया तो वही लेके ही चलते हैं, कोई मुद्दे से भागते नहीं है। कौन सी पार्टी ने अच्छा मुद्दा उठाया अभी सबसे? अभी ये तो विकास का मुद्दा है जो महायुति उतार रही है। गए 2.5 साल में जो काम हो रहा है उसके बारे में बात चल रही है महाराष्ट्र के चुनाव में। आप यहीं से? हाँ। यहाँ विकास हुआ क्या? बहुत सारा विकास हुआ है। ये तो मुंबई का सबसे ज़्यादा विकसित एरिया है गिरगांव। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ खास वर्ग को साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, यहाँ कौन से खास वर्ग है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे किसी खास वर्ग को इधर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महायुति का तो काम है गए 2.5 साल में। देखिए, महायुति का काम 2.5 साल में। आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ। यहीं से? यहीं पे पला सब बड़ा बढ़िया है क्या यहाँ पे जैसा बता रहे हैं? जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हाँ, यहाँ पे विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि सब आरक्षणों के मुद्दे पर या धर्म के मुद्दे पर सब राजनीति चल रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर। विकास हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस एरिया को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पुनर्विकास, पुनर्बिल्डिंग की पुनर्विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहाँ पे एक समाज को किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से झुकाव दिखता है। समाज? कौन सा समाज? एक है व्यापारी समाज जिनका कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत बड़ा नाम। खुल के बताइए ना आप। तो जैन समाज, यहाँ पे जैन समाज के बिल्डर है। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें जैसे लोढ़ा जी अपने समाज को कर रहे क्या? लोढ़ा जी यहाँ के विधायक है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करते। उन्होंने ये यहाँ तक परहेज रखा है कि ये अपने कार्य विधानसभा क्षेत्र में कभी काम नहीं करते, कभी बिल्डिंग नहीं बनाते। मतलब अच्छा, बिल्डिंग नहीं बनाते। मेरे को लगा विधायक जी अपने इलाके में काम ही नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? विधायक का काम करते हैं, उनका व्यवसाय का काम नहीं करते हैं। सर, आप यहीं से? हाँ जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस से। बिजनेसमैन। अच्छा, सब अच्छा चल रहा है? अभी तो मंदी है पूरा। हाँ। लास्ट 1 साल से पूरा मंदी है। ऐसा क्या वजह है? कोई काम कर? मंदी अभी इतने बेरोजगार की हो गई है, इन्वेस्टमेंट सब भाग रहे हैं। अभी देखो शेयर मार्केट कितना गिरा, सब चाइना। इन्वेस्टमेंट भाग रहे हैं? किधर भाग रहा है?
सब चाइना जा रहे हैं अभी, जो भी थे वो सब चाइना में शिफ्ट हो गए। ये लग रहा है। हाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए तो अभी गवर्नमेंट किसकी भी हो, हाँ। सबको बेचा चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आप बोलते हो अयोध्या में राम चाहिए, मैं बोलती हूँ गिरगांव में विट्ठल रखुमाई चाहिए। 250 साल पुराना मंदिर है, लेकिन गिरगांव के लोगों को वो बचाना नहीं है। उसके लिए इसके लिए जिम्मेदार गिरगांव के लोगों के साथ साथ मैं बोलती हूँ इधर के आमदार है, खासदार है और नगर सेवक भी है। अभी ये मुद्दा आप लोगों ने उनको पहुंचाया, बताया? अभी तो आ रहे हैं। बताया, सब कुछ बताया। इधर के पहले के जो लोढ़ा साहब थे, हम लोगों ने महाआरती का आयोजन किया था, तभी लोढ़ा साहब जागरूक हो गए और उन्होंने 10 लाख का मंदिर को फंडिंग दिया। कुछ 1 रुपया का फंडिंग नहीं आया अभी तक। अच्छा, पेपर में फंडिंग आया और ऐसे नहीं आया? कुछ भी नहीं। तो सोच लीजिए ना, अभी इधर के आमदार लोगों की ऐसी सिचुएशन है, तो लोगों ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए। विट्ठल रखुमाई को बचाना चाहिए। इधर मंदिर गिरने वाली बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ है ना, इधर गिरगांव में विठोबा मंदिर। अच्छा, तो उसके लिए गुस्सा है लोगों के मन में या क्या है? है ना, सब हिंदू लोगों के मन में गुस्सा है ही। जो हम लोग का जो मंदिर है विठो मंदिर, वही अगर बिल्डर गिराने के लिए कर रहे हैं